अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से एल्कीन्स की स्टेबिलिटी देखने का एक क्वेश्चन आता है, कैसे उसका ऑर्डर हम निकालते हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे। उसका हमने एग्जांपल बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा है तो उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो हमको मेनली क्या देखना है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया है कि रेजोनेंस इफेक्ट अगर है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है तो रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल होता है मॉलिक्यूल बजाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल जो बोर्ड पे लिखा है इस पर डिस्कशन करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर इसके साथ में 3 + 3 + 3 + 3, दैट मीन्स कितने अल्फा हाइड्रोजन होगा? ये 12 अल्फा हाइड्रोजन यहां अवेलेबल है। इस पे आ जाते हैं तो 3 + 3 + 3 मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। फिर 3 + 3 इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए ये वाले बस। इसके साथ 0 अल्फा हाइड्रोजन बॉन्डेड है। वाई? क्योंकि इसके पास एक भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन बॉन्डेड नहीं है। जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी। ऐसे देखा जाता है। यहां आ जाते हैं, ये थोड़ा सा अपन ने अलग एग्जांपल ले लिया। इसमें कैसे देखते हैं? तो यहां पर CH3 है, ये CH3 हमने लिख दिया। यहां पर CH2 है, ये CH2 लिख दिया। दे आर ऑल अल्फा हाइड्रोजन्स। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ जो भी कार्बन बॉन्डेड है ये देखो आप, ये चारों के चारों अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है। उनके साथ अल्फा हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 3 + 3 6 + 4, दैट मीन्स इट कंटेन्स 10 अल्फा हाइड्रोजन। इट कंटेन्स CH2, CH3, CH3 and CH2. This one and this one, these are alpha hydrogen. Only this one and this one. 4 + 3, that means 7 alpha hydrogen. In this molecule only 4 alpha hydrogen are present. These are alpha hydrogen, only these. In this molecule only 1 alpha hydrogen and this one, that means it contains 3 alpha hydrogen. So more the number of alpha hydrogen, more will be the hyperconjugative structure, more will be the stability of alkene. That means most stable alkene this one and this one and this one and this one. यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा हाइड्रोजन पहचानना। इसमें आ जाए, इसमें कौन कौन से अल्फा हाइड्रोजन है? तो इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। That means it contains 7 alpha hydrogen atom. In this molecule it contains this one and this one, so it contains 3 alpha hydrogen. But in these molecules यहां कॉन्जुगेशन भी अवेलेबल है। ये अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है तो यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट भी काम कर रहा है, यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट भी काम कर रहा है। यहां पर भी रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है। यहां पर हम देखेंगे तो ये CH2, CH2, CH3, 3 + 7 अल्फा हाइड्रोजन, इट कंटेन्स CH2 and 1, that means 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है और इसके पास है, बट इसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसके कम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बट ये रेजोनेंस भी शो कर रहा है। तो यहां पर जो रेजोनेंस शो कर रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये दोनों सबसे पहले आ जाएंगे। मगर इन दोनों में इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, इसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है कम स्टेबल है। इन दोनों को हम देखेंगे तो इन दोनों में केवल हाइपर कॉन्जुगेशन
हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना रहा है। इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन इसलिए ज्यादा स्टेबल है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कम स्टेबल। इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसके बारे में। इसका इंप्लीमेंटेशन किसी क्वेश्चन में कैसे करते हैं इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, इसमें सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो यहां बोर्ड पर लिखी हुई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, ये कैसे पहचानते हैं। इसके लिए हमको हकल रूल को देखना पड़ता है। हकल रूल के अकॉर्डिंगली हमको पहचानना पड़ता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो यहां पर बोर्ड पर रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखो, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, मतलब पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, पूरा साइक्लिक मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब उसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो पूरे में। फिर एक और रिक्वायरमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हकल रूल के अकॉर्डिंगली, 4n+2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी उसमें अवेलेबल होना चाहिए। 4n+2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन में n की जो वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स लेके अपन ने इसको समझा है। यहां पर पहले एग्जांपल हमने लिया यहां पर बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे हम बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं? तो ये पहली रिक्वायरमेंट देखो, ये साइक्लिक है। दूसरी रिक्वायरमेंट, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसलिए प्लेनर है। तीसरी रिक्वायरमेंट, ये देखो पूरा का पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। अब ये लास्ट रिक्वायरमेंट 4n+2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप देखो, ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइज्ड है। तो ये 4n+2 = 6 रखा तो n की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रखने पे यहां पर नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यहां पर आना चाहिए। दूसरा हमने एग्जांपल लिया है नेफ्थलीन का। इसमें आप देखो कितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 और 10, इतने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4n+2 यहां पर 10 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? 2। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है एंथ्रासीन। इसमें 4n+2 की वैल्यू 14 है, 14 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये 14 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हकल रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है और पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। समझ में आया? अब हमने कुछ हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल लिए। हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनमें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा कुछ दूसरे एटम लगे हों। तो यहां नाइट्रोजन लगा है, इसको पिरिडीन बोलते हैं। इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ये है, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 6 और ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। मगर यहां नाइट्रोजन जो है इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज्ड, इंपॉर्टेंट है, ये लोकलाइज्ड है, मतलब ये इसकी बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। इसकी बेसिसिटी में इसका एक इन्वॉल्वमेंट होगा इस लोन पेयर के डोनेशन का। उसके बाद ये है पिरोल, इसको पिरोल बोलते हैं। इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी डीलोकलाइज्ड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, टोटल इसके पास 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एरोमेटिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है। इसमें आप देखो यहां पर इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ
डीलोकलाइजेशन में है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये भी क्या है, इसके पास भी 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए भी n की वैल्यू क्या है 1, फ्यूरेन बोलते हैं अपन इसको। इसके अलावा कुछ आयन भी होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं, उनमें से एक एग्जांपल हमने लिया है साइक्लोपेंटाडाइइनिल एनायन। इसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 और ये क्या है 6, तो 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। इसके बाद साइक्लोप्रोपीनिल कैटायन, ठीक है, ये लिया हमने। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बस है, तो इसमें n की वैल्यू 0 है, डीलोकलाइज्ड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर ट्रोपोलियम आयन लिया, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनिल कैटायन बोलते हैं इसको। ये भी एक एरोमेटिक कैटायन होता है जिसमें कि हकल प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है और इसके पास कितने 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि 4n + 2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखते हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे देखते हैं। अब इस पेज में हम देखेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनको हकल रूल के अकॉर्डिंगली हम कैसे पहचानते हैं। इसमें भी आप देखो यहां पर दिया हुआ है साइक्लिक होना चाहिए मॉलिक्यूल, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल और पूरा सिस्टम कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड। इसके अलावा जैसे एरोमेटिक में था 4n + 2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहां पर क्या है 4n डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ये है तो वो क्या कहलाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब कुछ एग्जाम्पल यहां पर अपन ने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनसे हम इसको पहचानेंगे। इसके पास ये जो मॉलिक्यूल है ये साइक्लिक है, प्लेनर है और ये पूरा कॉन्जुगेटेड भी है, मगर इसमें 4n + 2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, 4n है, n की वैल्यू 0 1 2 3 होती है। तो ये n की वैल्यू 1 रखोगे आप यहां पर, तो ये 4 इधर पर इलेक्ट्रॉन आ गए डीलोकलाइज्ड, तो ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों पता होना जरूरी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होते हैं एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ये सीक्वेंस होता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये पहचानते बनना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, तो उसमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दे दे, या ऑर्डर पूछ ले कि इनका ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे बेस्ड। तो एंटी एरोमेटिक जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहां पर आप देखो इसमें 2 4 6 and then 8, these 8 electrons are delocalized electrons। तो यहां पर ये n की वैल्यू 2 है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, 4 × 2 that is 8 delocalized electrons इसमें अवेलेबल है और ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, तो ये एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल। ये भी इसमें बोरॉन है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये प्लेनर है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, तो ये भी क्या है एंटी एरोमेटिक। अब लास्ट आते हैं नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें की एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो, कोई एक भी नहीं होगी तो वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। जैसे ये एग्जांपल लिया, इसमें आप देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये साइक्लिक है मगर प्लेनर नहीं है और पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है। यहां एक बॉन्ड होता तो ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड कहलाता। तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है कार्बन। इसमें ये ओपन चेन है, कॉन्जुगेशन तो है बट ओपन चेन है, इसलिए ये क्या है नॉन एरोमेटिक। तो
तो ये पहचानते हमको सबसे पहले बनना चाहिए कि कौन से नॉन एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं और कौन से एरोमेटिक। यहां से आप समझो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का ये पहली एप्लीकेशन है। तो अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे। सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। अब ये एक और एग्जाम्पल है, यहां पर हमने लिया हुआ है बोर्ड पे, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। ये जो साइक्लोऑक्टा टेट्राइन है, इसमें अकॉर्डिंग टू हकल रूल इसको होना क्या चाहिए, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास 8 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। मगर इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक है ये? इसलिए नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ये प्लेनर नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। जबकि इसमें जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी रिक्वायरमेंट्स कौन सी फुलफिल हो रही हैं, ये फुलफिल कर रहा है एंटी एरोमेटिक की रिक्वायरमेंट्स। बट ये चूंकि प्लेनर नहीं है इसलिए एंटी एरोमेटिक ना होकर इसको आप क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लस आर और माइनस आर ग्रुप्स के बारे में। जैसे प्लस आई इफेक्ट होता है या प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, माइनस आई ग्रुप्स होते हैं, वैसे ही प्लस आर डोनेटिंग ग्रुप होता है और माइनस आर विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। जो ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस आर ग्रुप होता है, और जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन गेन करता है या विड्रॉ करता है वो क्या कहलाता है, माइनस आर ग्रुप। तो ये बोर्ड पे कुछ प्लस आर और माइनस आर ग्रुप्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको आप देखो। यहां पर ये है, यहां पर ये है प्लस आर ग्रुप, फर्स्ट अपन ने लिया हुआ। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये 2 CH3 इसमें नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है। इसमें नाइट्रोजन के साथ एक CH3 बॉन्डेड है, इसमें नाइट्रोजन के साथ एक भी CH3 बॉन्डेड नहीं। ये इनकी प्लस आर ग्रुप की पावर है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप ये है, उससे वीक ये, फिर उससे वीक ये। तो अगर कोई कंपैरिजन ऐसा हमको करना है जिसमें कि प्लस आर ग्रुप की पावर पे आंसर निकालना है, तो हम इस ऑर्डर को याद रखें। ऐसे ही ये ऑर्डर है O माइनस, OCH3 और OH। ये प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर है या प्लस आर ग्रुप्स का ऑर्डर है, उसकी पावर का ऑर्डर है O माइनस, NH2, OH माइनस, यहां पर NH, CO, CH3, ये एमाइड ग्रुप हो गया, और लास्ट में आ गया हेलोजन F, जो कि सबसे वीक प्लस आर ग्रुप माना जाता है। फिर आ गए माइनस M और माइनस आर ग्रुप में, तो ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम से विथड्रॉ करता है। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट जो शो करता है माइनस आर वो है NO2 ग्रुप, फिर CN, फिर SO3H, फिर CHO। ऐसे ये पूरा ऑर्डर यहां पर बोर्ड में लिखा हुआ है। अब इनका यूज, जो प्लस आर ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो माइनस आर ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब इसका क्या मतलब, तो इसको नेक्स्ट पेज में हम समझेंगे। ये आ गया नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में आप देखो, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जब भी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होती है, जिसको हम रिंग सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन बोलते हैं, तो उसमें बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप बॉन्डेड होता है उसका प्लस आर या माइनस आर इफेक्ट डिसाइड करता है कि आने वाला नया इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आके सब्स्टिट्यूशन करेगा या फिर मेटा पोजीशन पर आके सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो यहां पर हमको सबसे पहले ये देखना है कि प्लस आर जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसको देखेंगे। तो हम अब देखेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये कौन से ग्रुप हैं?
जिनमें कि रिंग सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। तो जो प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लेके इसको समझा है। इसमें हमने एनिलीन लिया हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ NH2 यहां जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग के साथ जो NH2 यहां जुड़ा हुआ है उसके पास एक लोन पेयर है। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये लोन पेयर। इसमें ये लोन पेयर ऐसे और ये ऐसे शिफ्ट होगा। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कैसे होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरीके से, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, क्योंकि ये अल्टरनेट में इसके साथ कॉन्जुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में आने के कारण इसका मूवमेंट ऐसा होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये इनका इक्विवेलेंट फॉर्म ये क्या शो कर रहा है कि ये जो 3 पोजीशन है जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है, इसलिए वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पहले अटैक करेगा बजाय मेटा के। तो यहां पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए आप इसको बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जितने प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं वो सब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जिनमें कुछ एग्जांपल्स और लिखे हुए हैं। अदर ग्रुप्स जो हैं वो दिए हुए हैं, OH है, NHCH3, SH, OCH3, Cl एटसेट्रा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखो आप कि जो प्लस आर ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब यदि बेंजीन का कंपैरिजन हम करें ऐसे कंपाउंड से जिसमें कि प्लस आर ग्रुप का बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप लगा हुआ है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू बेंजीन। तो ये एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में देखें तो ये माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं। उसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ यहां पर, CHO। CHO में ये ऑक्सीजन यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके साथ ये दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट में है। तो इसका मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन। तो ये शिफ्टिंग ऐसी हुई, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से बाहर गया इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको विथड्रॉइंग इफेक्ट बोलते हैं, माइनस आर इफेक्ट। ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। अब ये सेकंड देखो आप, पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट में किसके साथ में है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में है, तो यहां पर आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया, पैरा पोजीशन पर। फिर ये यहां पर ऐसा मूव किया तो कहां पर शिफ्ट हो गया, ये दूसरी ऑर्थो पोजीशन पर। अब इससे होगा क्या, ये जो 3 ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा के कंपैरिजन में कम हो गई। तो इलेक्ट्रोफाइल अब कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है, मेटा पोजीशन पर। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग के साथ विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, माइनस आर ग्रुप लगा होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट मेटा प्रोडक्ट बनता है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। अब कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस होती हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन की? तो जनरली 5 रिएक्शन आपको हर चैप्टर में मिलेंगी। कौन कौन सी, हेलोजेनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है। तो इनमें बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि बेंजीन रिंग के साथ माइनस आर ग्रुप लगा है कि प्लस आर ग्रुप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है जो हमारे नॉलेज में होना चाहिए।
अब ये नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आईटी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। ये अपन ने डायरेक्ट क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इनमें हमको ऑर्डर निकालना पड़ता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कार्बोकेटाइन क्या होता है ये पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट वाला आप वीडियो देखोगे तो उसमें कार्बोकेटाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। यहां पर हमको डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड कार्बोकेटाइन का हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं ये हमको पता लगाना। एक चीज आप ध्यान रखो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट, उससे वीकर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और उससे वीकर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो जैसे कहीं पर आपको डिसीजन लेना है, अपोजिट आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में अलग रिजल्ट आ रहा है और रेजोनेंस में अलग, तो हम कौन सा रिजल्ट मानेंगे? तो हम रेजोनेंस का रिजल्ट मानेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट होता है। तो रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है कार्बोकेटाइन की। बेंजीन रिंग में जो दूसरे ग्रुप्स लगे हुए हैं वो दूसरे ग्रुप्स का रेजोनेंस इफेक्ट भी डिसाइड करता है कि कॉन्जुगेटेड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वो उसकी स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। और विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब माइनस आर ग्रुप है, तो वो क्या करता है? वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करता है, इसलिए स्टेबिलिटी को कार्बोकेटाइन की डिक्रीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और हमको ध्यान रखना है, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट जो है वो कहां पर वर्क करता है? वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर वर्क करता है। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जिस कार्बन से बॉन्डेड बेंजीन रिंग के, उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। अब ये देखते कैसे हैं कि विथड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है वहां, और इन इफेक्ट्स को हम कैसे देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझो। ये इफेक्ट कैसे देखे जाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमने एग्जांपल लिया हुआ, इसमें आप हमेशा ध्यान रखो, बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2 लगा है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेंजिल। ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए बेंजिल कार्बोनियम बोलेंगे हम इसको। और ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये क्या कहलाता है? एलिल। पॉजिटिवली चार्ज है तो कार्बोनियम इसको बोलते हैं। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मूव करता है चार्ज। तो एक ये स्ट्रक्चर और 3 स्ट्रक्चर जो ऑर्थो पैरा पे, मतलब टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके फॉर्म हुए? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुए? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये अपन ने पहले बना के देखे हुए। तो जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे ऐसे केस में उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये हमेशा याद रखो। या फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस का कंपैरिजन होगा तो उस केस में जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आगे जाके हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है। अब ये देखो आप, इसमें ये कौन सा है? बेंजिल कार्बोनियम। ये क्या है? ये डाइफेनिल मेथिल कार्बोनियम, ये ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोनियम। इसमें एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे? इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे। इसमें ये लगा हुआ है यहां पर 1 2 3 1 2 3, 2 बेंजीन रिंग, 6 + 1 जो ये है, तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे? इसके आ जाएंगे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 और 3,
इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए? 9 ये और एक ये, तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस में फॉर्म हो रहे हैं? सबसे ज्यादा इसमें हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो, सबसे कम स्टेबल ये। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जेईई मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें अलग अलग इफेक्ट काम कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से इफेक्ट काम कर रहे हैं देखो आप। इसमें पहला इफेक्ट काम कर रहा है प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, प्लस यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये sp2 कार्बन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम कर रहा है और इंडक्टिव भी काम कर रहा है। इसमें रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा हुआ, रेजोनेंस ये एलिल है, ये इसको हमने ऐसा लिखा, तो ये इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट कम पावरफुल इफेक्ट होते हैं बजाय रेजोनेंस के, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। इसके बाद इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये और ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो ऐसा चल रहा है। ये सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों? ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कैसे देखते हैं। इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा इसका जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये आप देखो इसमें केवल अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग है, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इट कंटेन्स 6 अल्फा हाइड्रोजन, इट कंटेन्स 9 अल्फा हाइड्रोजन। दैट मीन्स सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसमें मिलेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर इसके बाद इसमें मिलेगा क्योंकि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद इसमें मिलेगा, तो इसका ऑर्डर ही आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमको देखना है। यहां पर ये स्ट्रक्चर मिट गया है, इसको देखते हैं। तो ये CH2 प्लस है। अब देखो आप, मैंने अभी बताया था आपको, ये CH2 ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इस कार्बन से बॉन्डेड है और इसकी पैरा पोजीशन पर ये एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये कौन सा ग्रुप है? डोनेटिंग मतलब प्लस आर ग्रुप। तो यहां कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? प्लस आर। मगर यही NH2 अगर यहां मेटा पे लगा होता तो इसके लिए इसका इफेक्ट प्लस आर नहीं अपन नोट करते। ये चीज ध्यान देना है, या तो इस पोजीशन पर या तो इस पोजीशन पर ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, मेटा पे नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये प्लस आर शो कर रहा है। दूसरा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो यह 2 इफेक्ट आ रहे हैं, माइनस आई जो कि विड्रॉइंग इफेक्ट है और प्लस आर जो कि डोनेटिंग इफेक्ट है। डोनेटिंग इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, प्लस आर इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो यहां स्टेबिलिटी इसकी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट यहां पर NH2 का काम कर रहा है। माइनस आई को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि माइनस आई के कंपैरिजन में रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो जो भी हम रिजल्ट मानते हैं वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट का मानते हैं, तो आप प्लस आर का रिजल्ट मानोगे। अब यहां पर भी प्लस आर और माइनस आई दोनों है, ये प्लस आर शो कर रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण माइनस आई। विड्रॉइंग इफेक्ट स्टेबिलिटी कम करता है, डोनेटिंग इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ाता है। चूंकि OCH3 का पावर प्लस आर का पावर कम है, NH2 का ज्यादा है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस शो कर रहा है।
इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल इसके कंपैरिजन में। अब आ जाते हैं इसमें, इसमें कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है? एक तो प्लस आई, दूसरा कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है? प्लस एच, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। प्लस एच इफेक्ट भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको मिलेगा, मेटा पे नहीं मिलेगा। मगर प्लस एच इफेक्ट प्लस आर के कंपैरिजन में वीकर है, इसलिए इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इन दोनों के कंपैरिजन में कम होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? ये केवल माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। हैलोजन के पास लोन पेयर है, मगर इसका प्लस आर इफेक्ट माइनस आई के कंपैरिजन में काफी वीक होता है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। विड्रॉइंग इफेक्ट है, विड्रॉइंग इफेक्ट स्टेबिलिटी कम करता है, तो ये स्टेबिलिटी इसकी इससे कम। अब इसमें आ जाए तो इसमें माइनस आर इफेक्ट है, ये भी माइनस आर इफेक्ट है। ये माइनस आर इफेक्ट और स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग इफेक्ट हो गया माइनस आई के कंपैरिजन में, तो ये और ज्यादा स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे, तो ये इससे कम स्टेबल हो गए। और CHO और NO2 में NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ऐसे हमको यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को देखना है। ये एग्जांपल हमने ऐसा लिया है जिसमें कि सेम पोजीशन पर अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं पैरा पोजीशन पर, और उससे हमको यहां पर प्रिडिक्ट करना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आएंगे। अब एक नए पैटर्न के क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें बेंजिल कार्बोकेटाइन में सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है। ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये तीन पोजीशंस पर लगे हुए हैं। इससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या चेंजेस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये तीन पोजीशन पर OCH3 जुड़ा हुआ है। OCH3 एक प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। मेटा पोजीशन पर OCH3 केवल माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। CH2 से ये मेटा पोजीशन होती है, केवल माइनस आई इफेक्ट शो करेगा यहां पर। ये यहां पर प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये हमको ध्यान रखना है कि प्लस आर इफेक्ट केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही वर्क करता है, मेटा पर नहीं करता है। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो, प्लस आर इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो ये दोनों फर्स्ट पोजीशन पर ही आएंगे। मगर इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें कि माइनस आई इफेक्ट कम होगा, क्योंकि विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती। तो विड्रॉइंग इफेक्ट जहां मिनिमम है वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए आप देखो ये पैरा पोजीशन जो है यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, और ऑर्थो पोजीशन की स्टेबिलिटी उसके कंपैरिजन में कम है, सेकेंड नंबर पे आ गया। अब मेटा और स्टैंडर्ड फॉर्म का कंपैरिजन करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा, बट मेटा पोजीशन पर माइनस आई विड्रॉइंग इफेक्ट है जो कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो ये बाद में जाएगा, ये पहले आएगा, इसलिए बेंजिल पहले लिखा है और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सेकेंड एग्जाम्पल में NO2 ऑर्थो, मेटा, पैरा पर जुड़ा है। NO2 एक माइनस आर ग्रुप है। ये सब आप पिछले वीडियोस में देख सकते हो कि प्लस आर ग्रुप कौन से होते हैं, उनकी पावर क्या होती है, ये सब पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो। NO2 माइनस आर ग्रुप है। माइनस आर इफेक्ट स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है इसलिए काफी ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो जिन स्पीशीज में माइनस आर इफेक्ट होगा उसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम होगी। इसमें तीनों में विड्रॉइंग इफेक्ट है, इसलिए इन तीनों के पहले क्या जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं। बेंजिल कार्बोकेटाइन आ गया।
अब बेंजिल कार्बोकेटायन के बाद इन तीनों में से सबसे मिनिमम इफेक्ट किस में है? मेटा में। केवल -R है तो मेटा पहले आ जाएगा, क्योंकि -I इफेक्ट बस है इसमें। यहां पर और यहां पर -R इफेक्ट है, स्ट्रॉन्गर है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो जिसमें -I मिनिमम है वो ज्यादा स्टेबल होगा मैक्सिमम के कंपैरिजन में। मतलब पहले पैरा आएगा फिर उसके बाद ऑर्थो आएगा। इस तरीके से यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में CH3 ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा पर लगा हुआ है। CH3 ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट शो करता है? एक तो +I इफेक्ट शो करता है। यहां पर +I इफेक्ट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ CH3 इज मिनिमम। ऑल्सो इट शोज +H इफेक्ट, सॉरी, ऑल्सो इट शोज +H इफेक्ट। और ये कैसा है? यहां पर ये मैक्सिमम है क्योंकि डिस्टेंस यहां पर मिनिमम है। ये हो गई मेटा पोजीशन। तो यहां पर केवल कौन सा इफेक्ट काम करेगा? +I। इसमें कौन सा शो करेंगे? +I मिनिमम, क्योंकि CH3 की डिस्टेंस ज्यादा है। और +H इफेक्ट भी शो करेगा। इस तरीके से सबसे पहले हमको इफेक्ट देखना सीखना है कि कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है। जब हम वो देखेंगे फिर कंपैरिजन करो। अब ये इफेक्ट लिख लिया हमने, अब हम कंपैरिजन करेंगे। दे आर ऑल डोनेटिंग इफेक्ट। डोनेटिंग इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, दैट मींस दे आर मोर स्टेबल देन स्टैंडर्ड फॉर्म बेंजिल। तो यहां पर ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग इफेक्ट किसमें है? तो +H वाले दोनों एग्जांपल में से किसी एक में होगा। तो जिसमें +H और +I मैक्सिमम है, डोनेटिंग इफेक्ट उसमें सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा एग्जांपल आ जाएगा? ऑर्थो आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा एग्जांपल आ जाएगा? पैरा आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा? मेटा आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा? बेंजिल। मेटा क्यों तीसरे नंबर पे आ रहा है? क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं है। मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम नहीं करता, ये मैंने बताया हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप। ये भी बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। इसको देख के हमको ऐसा लगता है कि यहां पर सबसे ज्यादा इसमें +I इफेक्ट है। पैरा पोजीशन पर सबसे बड़ा एल्किल ग्रुप लगा है तो इसमें सबसे ज्यादा +I इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि ये क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से रिलेटेड है। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो इसमें जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब फर्स्ट एग्जांपल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर लास्ट। ऐसे ये हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसको हमने देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम आ जाते हैं, 7th पेज, लास्ट पेज है ये। इसमें अब इफेक्ट देखना हम सीखेंगे। इसमें ग्रुप हमने लिया हुआ है ये -I, ये भी -I, क्योंकि जो हेलोजेंस होते हैं उनका रेजोनेंस इफेक्ट काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण केवल वो -I इफेक्ट ही शो करते हैं। अब ये देखना कि -I इफेक्ट विथड्रॉइंग है, तो विथड्रॉइंग इफेक्ट स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो -I इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां होगा? जहां डिस्टेंस सबसे कम होगी। तो ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा कहलाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजिल, ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये। जैसे जैसे यहां पर डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो Cl की डिस्टेंस जहां सबसे ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, एक कंपैरिजन है। इसमें CH3 है, इसमें CD3 है। ड्यूटेरियम जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो नहीं करता, हाइड्रोजन होना जरूरी है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा। ये केवल +I इफेक्ट शो करेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस पे आ जाते हैं। इसमें मेटा पोजीशन है,
तो मेटा पोजीशन पर ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मेटा पोजीशन पर ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, बट दे आर नॉट शोइंग प्लस एच इफेक्ट बिकॉज ऑफ मेटा पोजीशन. सो CD3 is having more stronger plus I effect. Therefore, the stability of this compound is more than this compound. ऐसे हमको कंपैरिजन करना सीखना है. इसमें यूज हो रहा है SIR इफेक्ट. ये दूसरा एग्जांपल है, ये इसमें SIR इफेक्ट. SIR इफेक्ट मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्या होता है. इसमें बेंजीन रिंग के प्लेन से ऐसे जो ग्रुप है वो मुड़ जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, जिससे रेजोनेंस में ये ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है. तो ये ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा. इसलिए चूंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट हमको ध्यान रखना है. ये जो साइक्लोप्रोपिल ग्रुप होता है ये बेंजिल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है. जेई मेंस वगैरह में इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, हमको याद रखना है जितने ज्यादा साइक्लोप्रोपिल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. यहाँ 3 साइक्लोप्रोपिल हैं जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, और इसमें ये बेंजिल लिया है हमने, ये कंपैरेटिवली कम स्टेबल है. इसका रीजन भी रेजोनेंस होता है. ये जो इसके स्ट्रेंड बॉन्ड है ये इसके साथ हाइपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए यहां पर स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है. तो ये हमने सीखा कि कार्बोकैटायन की, कॉन्जुगेटेड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं. अब अगले वीडियो में कॉन्जुगेटेड एनाइंस की स्टेबिलिटी, फिनॉल, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की एसिडिटी, बेंजोइक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिटी पे हम डिस्कशन करेंगे और उसको कैसे, उसका ऑर्डर देखते हैं ये भी डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये पॉइंट्स पे क्वेश्चंस देख सकते हो.